आपने अपना सफर कथक में कैसे शुरू किया? जब पैदा हुई थी तो मेरे माता-पिता भी कहते हैं कि तुम नाचते हुए पैदा हुई थी। क्या सही एज होती है एक बच्चे को कथक जैसे डांस फॉर्म में, कथक जैसे और भी डांस फॉर्म किसी में भी एंटर करने के लिए, और कितना टाइम उसे देना चाहिए अपने अंदर वो बदलाव महसूस करने के लिए? हम लोग जो अपने शिष्यों पे मेहनत करते हैं, तो उनको हम 6 महीने में वो चीज़ें सिखा देते हैं जो शायद 6 साल में भी आप नहीं सीख सकते। मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ में इसका क्या योगदान है? यमन राग है तो वो आपकी एक बीमारी पे काम करेगा, राग बिलावल है तो वो आपकी एक बीमारी पे काम करेगा, अच्छा। राग भैरवी है तो वो आपकी दूसरी। तो ये कैसे होता था? कैसे दीपक राग जलता था, हाँ, कैसे जब तानसेन मैंने बारिश भी हो सुना जाती है तो थी, बारिश तो हो ये जाती कैसे थी। होता था? हाँ, लेकिन आपको उसमें उतना जाना पड़ेगा। सही। नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं संवाद फ्रॉम आइडियाज़ टू इम्पैक्ट के लखनऊ चैप्टर की एक और साथी के साथ। एक ऐसा नाम जो लखनऊ में बहुत पॉपुलर है, इंटरनेशनली फेम्ड कथक डांसर मैम सुरभि सिंह जी। मैम का बहुत बहुत स्वागत है पहले हमारे चैनल पे। और आज हम जानेंगे कि कथक, लखनऊ, इनका साथ और इन दोनों के साथ से मेंटल हेल्थ में सुधार कैसे संभव है। इससे पहले कि मैं ये एपिसोड शुरू करूं, मैं आपसे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। कथक की एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है लखनऊ वालों के दिल में। क्यों? क्योंकि कथक नॉर्थ इंडिया का डांस फॉर्म है। कथक नाम ही अपनी कथा कहता है। इस डांस फॉर्म से हम भगवान कृष्ण की लीलाएं दर्शाते हैं, माइथोलॉजी की कहानियाँ बताते हैं, हम उनके भावों को दर्शाते हैं। और इसमें 3 घराने हैं, लखनऊ, जयपुर, बनारस। तो हर लखनऊ वालों के दिल में ये है कि ये हमारी पहचान है। और आज मैम जैसे साथी हमारे साथ जुड़े हैं, तो चलिए हम अपना कारवां शुरू करते हैं। कि मैम ह्यूमन राइट्स की सेक्रेटरी हैं यूपी के लिए। मैम बहुत सारी ऐसी पोस्ट होल्ड करती हैं जहाँ तक लोगों को पहुँचना एक सपना होता है। तो पहले हम मैम से उनके बारे में जानते हैं। वेलकम मैम। नमस्कार। नमस्कार मैम, संवाद के द्वारा हम ये जानना चाहते हैं कि आपने अपना सफ़र कथक में कैसे शुरू किया? अगर स्वयं की बात करनी हो तो थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने अपना जो सफ़र शुरू किया था, मुझे लगता है कि जब मैं छोटी-सी थी और शायद जब पैदा हुई थी, तो मेरे माता-पिता भी कहते हैं कि तुम नाचते हुए पैदा हुई थी। और जहाँ भी कहीं साउंड बजता था, जहाँ जी। कहीं म्यूज़िक बजती थी, तो वहाँ मेरे पैर या मैं स्वयं भी थिरकने लगती जी। थी। लेकिन एक सच बात ये है कि जब तक आपको कहीं गुरु ना मिले, ज्ञान ना मिले, दिशा ना मिले, तो आप किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आप भी मैम। ये समझ सकते हैं इस बात को। तो बिल्कुल। वैसे ही कला के क्षेत्र में बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। तो जब मुझे भी गुरु मिला, ज्ञान मिला, दिशा मिली, तो मैंने वहाँ से बढ़ना शुरू किया। और उसके पहले नृत्य मेरे, जैसे कहा जाए, नृत्य मेरा प्राण था, लेकिन वो मेरी आत्मा थी, लेकिन उसको शरीर प्राप्त नहीं हुआ था। हाँ। शरीर जो प्राप्त हुआ वो मेरे गुरु के द्वारा प्राप्त जी। हुआ। और मेरे गुरु मेरे साथ ही हैं और हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो उनके द्वारा जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे मैंने अपनी इस जर्नी को शुरू किया और उस परंपरा को आज कई पीढ़ियों तक लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ। आज 150 से भी ज़्यादा शिष्य जो हैं वो मेरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। 5000 से भी ज़्यादा कलाकार मेरी संस्था से जुड़े हुए हैं। तो ये कार्रवाई है, मैं तो अकेली ही थी, जी। गुरु का आशीर्वाद था और साथ में कारवां बनता गया। बिल्कुल, बिल्कुल। ये होता है ना कि पेड़ जितना ऊपर जाता जाता है वो उतना झुकना सीख लेता है। तो हमारे मैम की बातों से मुझे बिल्कुल लग रहा है इतना हम्बलनेस है वो एक कलाकार के अंदर ही आ सकता है। आप कैसे डांस के थ्रू अपनी बातें कहते हो जिसमें आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी से मैं इस तरफ चलूँगी मैम कि कथक में हैंड मूवमेंट्स और फुट मूवमेंट्स का बहुत महत्व है, भावों का बहुत महत्व है, एक्सप्रेशंस का। तो कुछ आप अपने गुरुजी के बारे में और अपने सीखने की जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे आपने सीखना शुरू किया? पहले आपने जो डांस के लिए महसूस किया था, क्या वही था या आपने एक अलग अनुभूति करी? देखिए, हम लोगों को, जैसे एक कॉमन पर्सन नहीं जानता है
कि कथक क्या है, भरतनाट्यम क्या है, ओडिसी नृत्य क्या है, कुचिपुड़ी क्या है, ये है क्या, हम लोग नहीं जानते हैं। ये शास्त्र है। नॉर्मली सब लोग ये सोचते हैं कि कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी डांस, ये सब बहुत सारे फॉर्म्स हैं, तो ये कुछ अलग है, कुछ क्लिष्ट है, कुछ मुश्किल है। हम लोग कॉमन पीपल, ज़्यादातर लोग, मैं भी यही सोचती थी। फिल्मी गाने बजते थे, मैं थिरकने लगती थी, फिर मुझे लगता था ये कथक क्या है, कुछ अलग दिख रहा है। एक कॉमन पर्सन की तरह जब हम सीखना शुरू करते हैं, तो मैं सच बताऊं तो एक्चुअल में हमारा मन नाचता है, लेकिन ये जो शास्त्र है, जैसे आप कहें सारे गामा पाधा निसा, जो शास्त्रीय संगीत में सारे गामा पाधा निसा अगर आपको नहीं पता है, तो आप कितने भी फिल्मी गाने हैं, जब आपको स्वर ही नहीं पता है तो आप ऊपर तक क्या जाएंगे। तो ऐसे ही जब आपको शास्त्र ही नहीं पता है, जब आप कथक की ABCD या कुचिपुड़ी की कोई भी नृत्य हो, कोई भी, सब अच्छे हैं, सब सुंदर है और सब शास्त्र है, सब शास्त्रगत है, बड़े बड़े गुरुओं ने उसको रचा है, तो उसमें जो है करोड़ों की अभिव्यक्ति है, हाथों की बारीकी है, नजरों की सुंदरता है। तो ये सुंदरता हम कैसे सीखेंगे? ये जब तक हम उसमें उतरेंगे नहीं तो हम सीख नहीं सकते। आप देखिए, पहले पुरानी फिल्में बनती थी, पाकीज़ा बनी, उमराव जान बनी, नाचे मयूरी बनी, झनक झनक पायल बाजे बनी, या पुरानी जितनी भी संगीत है या जितनी भी पिक्चरें हैं, सब कुछ शास्त्रीय पे बेस्ड है, और आज हमें वही याद है। आपको कोई नए गाने याद है? आप बताइए। वो तो गाने कहाँ गेम बन गए हैं। गेम बन गए। आपको याद है पिया तो से ना लागे रे, आपको याद है लागा चुनरी में दाग। क्यों याद है? क्योंकि वो शास्त्र से निकली हुई चीजें हैं, और तब ऐसे डायरेक्टर्स, ऐसी हीरोइनें, ऐसा संगीत होता था कि हमको जो अपने अंदर आज भी बांधे हुए हैं। और आज का आप संगीत सुन लीजिए, आपको याद ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हम पाश्चात्य से अपने ऊपर उसको उड़ेल रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। तो सिर्फ यही सीधी सी बात है कि हमारे घर का खाना, दाल रोटी बाटी चोखा इतना सुंदर है, तो पिज्जा के पीछे क्यों जाते हो भाई? बिल्कुल, यही खाओ, यही हमारी संस्कृति है, यही संगीत है। तो ऐसे ही जब मुझे इस बात का ज्ञान मिला, इस बात का पता चला, तो मुझे ऐसे गुरु मिले। और जब मैंने इनकी पहली कक्षा देखी, तो मतलब मैंने देखा कि 3-4 घंटे लोग रियाज कर रहे हैं। गुरु के हाथ में डंडा है, मेरे पास इस वक्त भी वो डंडा है। अच्छा। वो वही डंडा चलता है क्लास में। अच्छा। तो वो डंडा है, तो वो रियाज हो रहा है, वो सचमुच में एक अलग ही चमत्कृत अनुभूति करा रहा है कि गुरु की आंखों में चमक है, शिष्यों की आंखों में चमक है। और जब मैंने वो पहला दिन देखा, तो उसी दिन से मैंने उनको अपना गुरु स्वीकार किया और मैं उनके नतमस्तक हो गई। और वो दिन था, और उसके बाद कि कैसे 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे दिन में रियाज करना है आपको। सिर्फ खाना खाने की छुट्टी है, उसके अलावा कोई नहीं। तो जब उस तरह से संगीत को सीखना और समझना शुरू किया, तब एक्चुअल में पता चला कि क्लासिकल म्यूजिक क्या है, संगीत क्या है, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप सोचिए, मेरे गुरु ने स्वयं भी 3 साल तक 18 घंटे का रियाज किया था। अच्छा। 18 घंटे, आप सोच सकती हैं। बिरजू महाराज जी ने वही रियाज कम से कम 10 साल किया। बताइए। हम लोगों ने वही रियाज कम से कम, हम अगर 2 साल भी कर लें, हम उसको बहुत मानेंगे, लेकिन हम 10-15 साल, 20 साल हमने अपने गुरु की शरण में रियाज किया, सीखा। लेकिन आज किसके पास उतना समय है? ये जो कला का जो समय है, ये आपके आप जन्म भी निभा दें, तब भी आपको लगेगा कुछ कम है, क्योंकि समंदर है, सागर है। तो ये अथाह सागर है। मुझे लगता है कि हमारी जो जनरेशन है, आने वाले बच्चे हैं, ये अगर थोड़ा भी इसमें थोड़ा डूबना और तैरना शुरू करेंगे, तो इनको वो आनंद आने लगेगा जो शायद वो पाश्चात्य संगीत में नहीं आएगा। वो ढिच्चक में नहीं आएगा। सही मैम, आप इतना सही कह रही हैं। मैं इस चीज़ से बिल्कुल अग्री करूँगी। दोस्तों, आज के ज़माने में बच्चों के अंदर इतना बदलाव महसूस हो रहा है। मानते हैं जनरेशन गैप था, हमारे पेरेंट्स के मन में था, अरे तुम लोग क्या जानो हमारे ज़माने में क्या होता था। तो हम भी सोचते थे कि ऐसा हम भी कभी कहेंगे, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि हम इतनी जल्दी ऐसा कहेंगे, क्योंकि बदलाव इतनी जल्दी आ रहा है। लोगों के अंदर बदलाव के नतीजे दिखने लगे हैं। बच्चे गेम्स की तरफ बढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई में नहीं मन लग रहा है, बच्चों को कोई एक्स्ट्रा करिकुलर करने का मन नहीं है, कोई स्किल डेवलपमेंट करने का मन नहीं है। तो मैम से मैं पूछना चाहूँगी, जैसे कथक को
एक बाहर से जो इंसान देखता है उसे लगता है कि अरे ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, कैसे हम हाथ की मुद्राएं बनाएंगे, कैसे हम करेंगे। तो क्या सही एज होती है एक बच्चे को कथक जैसे डांस फॉर्म में, कथक जैसे और भी डांस फॉर्म किसी में भी एंटर करने के लिए, और कितना टाइम उसे देना चाहिए अपने अंदर वो बदलाव महसूस करने के लिए? देखिए, वैसे तो कहा जाता है ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जी, आप अभी चाहें अभी सीख सकते हैं, और 70 साल में भी अगर आपके अंदर जज्बा है, एंथुसियाज्म, हाँ, जज्बा है, तो आप उस दिन भी शुरू करेंगे और उस दिन से भी आप सीखेंगे। पारंगत हो जाएँगे। क्योंकि ये एक ऐसी कला है कि यदि आपके पास अच्छा गुरु है, अगर आपके अंदर शिष्य होने का एक अच्छा गुण है। जज्बा है, तो ये जब दोनों चीज़ें पूरक होती हैं, एक गुरु भी बहुत ज़रूरी है, एक शिष्य भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जब दोनों चीज़ें मिलती हैं, तो उसके लिए 6 महीने, 6 साल, हम लोग जो अपने शिष्यों पे मेहनत करते हैं, तो उनको हम 6 महीने में वो चीज़ें सिखा देते हैं जो शायद 6 साल में भी आप नहीं सीख सकते। बिल्कुल। इसलिए क्योंकि वो जज़्बा शिष्य के अंदर भी होना चाहिए हाँ, और गुरु के अंदर भी होना चाहिए कि मुझे बाँटना है, और शिष्य के अंदर वो जज़्बा होना चाहिए कि मुझे लेना है। सीखना है। बाकी एक सही एज की जहाँ तक बात है, तो जब 5 साल, 6 साल, 7 साल का बच्चा होता है, जब वो कच्ची मिट्टी होता है, हाँ, तो और मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश को हम लोग कहिए कि यहाँ पे हर घर में संगीत ज़रूर सिखाया जाना चाहिए। जी। आप देखिए, आप साउथ चले जाइए, साउथ में हर घर में नृत्य है, हाँ, संगीत है, तबला है, गायन है, वादन बिल्कुल, है, बिल्कुल। और वो डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर ये भी भी हैं, है, लेकिन उनका अपना एक समय है जो निर्धारित है कि मुझे संगीत में देना है। बिल्कुल। तो आप अपने ही बच्चों को, उनका किसी का फ़ायदा नहीं होगा, आपके अपने बच्चों का बहुत फ़ायदा होगा कि वो डिप्रेशन से अलग रहेंगे, बिल्कुल। वो किसी तरह के व्यसन में नहीं जाएँगे, वो किसी तरह के गेम्स में नहीं फँसेंगे। आजकल आप देख रहे हैं, मोबाइल युग हो गया है। बिल्कुल, बच्चे जो हैं, छोटे से बच्चे को भी माँ-बाप जो हैं मोबाइल पकड़ा देते हैं पकड़ाते हैं। कि भैया तुम थोड़ी देर बिज़ी रहो, हमारा पीछा छोड़ो। सही बात लेकिन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात है। होना क्या चाहिए कि मोबाइल तो आधे घंटे, 1 घंटे की बात है भाई, आप ज़रूरी है, सोशल मीडिया ज़रूरी है, घंटा 2 घंटा कर लीजिए। लेकिन हमने उसको 24 घंटे का अपना दोस्त बना लिया है। हमारे एक्चुअल दोस्त चले गए हैं। बिल्कुल। हमारी एक्चुअल जो अभी हम कैसे 18 घंटे रियाज़ कर लेते थे। पहले कैसे आपको नंबर याद रहते थे एक-दूसरे के, बिल्कुल, आज आप नहीं याद कर एक भी सकते। नंबर नहीं याद तो है। बहुत ज़रूरी है कि कला में जब हम डालते हैं बच्चों को, इसमें लाते हैं, तो शायद वो 2 घंटे, एक तो कंसंट्रेशन लेवल आपका बहुत हाई हो जाता है। हाँ, संगीत जो है, सा का जो ध्यान है या मुद्राओं की जो एक खूबसूरती है, जब आप उसमें जाते हैं, तो आप पूरी दुनिया से एक तरीके से अलग हो जाते हैं। हाँ, तो जब आप अलग हो जाएँगे, तो आप कंसंट्रेशन, वो जो कहते हैं ना, हमें ध्यान करना है, ये भी ध्यान ये है। भी ध्यान है। तो ये बिल्कुल, ध्यान है, ये योग है। बिल्कुल, ये योग है। मैम ने इतनी अच्छी बात से अपने जवाब को दिया है कि ये मेडिटेशन है, ये योग है। कला का एक अलग रौनक है कला में, एक अलग चमक है। जब आप कला के पुजारी होते हैं तो आपके चेहरे में वो चमक झलकती है, आपकी आँखों में वो रोशनी दिखती है। हमारे आज के बच्चे हैं, हमारे आज के जो एडोलेसेंट्स हैं, जो हमारे टीन एज के बच्चे हैं, इनके अंदर एक अकेलापन-सा आ गया है। ये हमारे ज़माने में शायद नहीं होता था क्योंकि हम एक जुड़े हुए परिवार में बिलॉन्ग करते थे। हमारे पास बाबा, दादी, चाचा, चाची सब होते थे। आज के नए ज़माने में फादर मदर वर्किंग है, जो भी ज़रूरी है फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए, तो बच्चे कहीं न कहीं अकेलापन महसूस करते हैं। इसी से जागरूक होता है एक बहुत बड़ा जो हमारे लिए एक इश्यू है, वो है मेंटल हेल्थ, कि बच्चों के अंदर मेंटल स्ट्रेस या डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, या आपकी जो नई-नई एम्प्लॉइज़ होते हैं, नई-नई नौकरियाँ लगी, वर्क प्रेशर आया, अब आप समझ नहीं पा रहे हैं आप कैसे डील करें। और वो कहीं न कहीं ऐसी दिशा की तरफ बढ़ने लगते हैं जो शायद अकेलेपन की एक बहुत भयावह, आपको कह सकते हैं, मुद्रा दिखाती है। तो मैं मैम से पूछना चाहूँगी कि जब आप डांस करते हैं, जब आप नृत्य में अपने आप को खो देते हैं, तो जैसे हम समझते हैं कि हमारी एक फ़िज़िकल हेल्थ है, हमारी एक मेंटल हेल्थ है और एक स्पिरिचुअल हेल्थ है। फ़िज़िकल हेल्थ तो हमारी अच्छी हो ही रही है, डांस एक एक्सरसाइज़ है। मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ में इसका क्या योगदान है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब हम कृष्ण में डूबेंगे, राधा में डूबेंगे, राम में डूबेंगे, शंकर में डूबेंगे, तो पहले हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो वैसे ही बढ़ गए, जी, क्योंकि जो ये इसका आधार है, वही हमारे जितने भी देवी देवता हैं, वही आधार है। जी, जैसे कि हम कहें कि जब हम अपने संगीत की बात करते हैं, तो ये सारे देवी देवताओं से जुड़ा हुआ संगीत है। जी, तो आप सोचिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो हम वैसे ही जुड़ चुके हैं। दूसरी चीज़, जब हम रागों की बात करते हैं, संगीत में जितने भी राग होते हैं, वो आपको पता ही नहीं है, आपकी एक बीमारी पे काम करता है।
कि यू डोंट नो, आपको इस बारे में पता ही नहीं है कि यमन राग है तो वो आपकी एक बीमारी पे काम करेगा, राग बिलावल है तो वो आपकी एक बीमारी पे काम करेगा, राग भैरवी है तो वो आपकी दूसरी। तो ये कैसे होता था, कैसे दीपक राग जलता था, कैसे जब तान से बारिश हो जाती थी, तो ये कैसे होता था। लेकिन आपको उसमें उतना जाना पड़ेगा, उसमें उतना घुसना पड़ेगा। तो समझिए कि जब आप पुराने गीत सुनते हैं तभी आपका मेंटल स्टेटस इतना, अरे वाह क्या आनंद आ रहा है, कितना हम डूब गए हैं। जब आप सुनने से डूब सकते हैं तो आप करने से कहाँ तक जाएंगे। बिल्कुल। तो ये तो हमारा शास्त्रीय संगीत तो ये है जो हमारे पास छुपा हुआ वो खजाना है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है। और जो लोग जान रहे हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं जो हम उसमें ही जाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हमने यहाँ तक का सागर पार किया और कहाँ तक जाना है पता नहीं कहाँ तक जाना है, क्योंकि हमें उसमें आनंद आ रहा है। अभी किसी ने सिर्फ उसका दूर से आनंद लेना शुरू किया है, देख के, वो देख के ही आनंद ले रहा है। तो जब अंदर जाएगा तो कितना आनंद आएगा, और जब पार करेगा तो कितना आनंद आएगा। तो ये बस वही बात है कि हमें पता नहीं है। अदरवाइज मेंटल हेल्थ हो, मेरे पास तो वैसे बच्चे भी आते हैं जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, जिनको अलग अलग तरीके की कई सारी डिप्रेशंस की, मतलब मेरे कई शिष्य ऐसे रहे हैं जिन्होंने, मतलब जो एक्चुअल में दवाइयाँ ले रहे थे, डिप्रेशंस की दवाइयाँ ले रहे थे, कुछ प्रॉब्लम हुई, उनके घर की कोई प्रॉब्लम हुई, लेकिन वो जैसे ही वो कहते हैं कि दीदी पता नहीं क्या होता है कि जब हम नृत्य करने आते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं, जैसे ही थोड़े दिन यहाँ आते हैं हम सब भूल जाते हैं और हम सब इसमें लिप्त हो जाते हैं। तो वो डूबना जो है ना वो बहुत जरूरी है, और वो डूब सकते हैं संगीत में। देखिए हम, अच्छा मैं आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपना ही देती हूँ। मेरी माता जी की डेथ हो गई थी जब मैं 12 साल की थी। अच्छा। मेरे पिताजी की डेथ हो गई जब मैं 17 साल की हुई। अब आप सोचिए कि भाई 17 साल की एक लड़की को पूरा घर चलाना था। मेरे 2 छोटे भाई थे, मुझसे कोई बड़ा ही नहीं था। तो मेरे दोनों छोटे भाई थे, उन दोनों छोटे भाइयों को पालना था, पोसना था, अपनी फैमिली को चलाना था, और उसके बाद संगीत की साधना भी करनी थी। तो इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। मैं कि कहीं पे भी नौकरी करके सिर्फ घर चला सकती थी। शुरू में मैंने नौकरी की भी, स्टडी हॉल में ही मैं टीचर थी। अच्छा। तो वहीं से मैंने शुरुआत करी थी अपनी, 1 साल कर पाई बस। लेकिन मेरा जज्बा था कि मेरे को इतना अच्छा गुरु मिल गया है, मुझे अच्छा आर्टिस्ट बनना है। उस जज्बे के साथ मेरा घर भी चला, मेरा परिवार भी चला। आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नाम भी हुआ, पता नहीं कितने अवार्ड जो भी मिले मुझे, जो भी मिल जाते हैं या और मिलेंगे, तो वो भी मिलते गए। मतलब ऐसी सीढ़ियां अपने आप चढ़ती गई, सिर्फ क्या करके, अपनी कला की साधना करके, कि मैंने उसको नहीं, उस पथ को नहीं छोड़ा। और इतनी डिफिकल्टीज में अगर मैं सरवाइव कर पाई तो कैसे कर पाई, मैं भी तो डिप्रेशन में जा सकती थी, कुछ भी ऐसी सिचुएशन में कोई कुछ भी कर सकता है भाई, जब आपके पास कोई सहारा ही नहीं है। तो उस सिचुएशन से निकलने में भी मुझे मेरी आर्ट ने, मेरे गुरु ने, जो उनका साथ रहा, कला की वजह से मैं यहाँ हूँ। तो आप सोचिए कि यही, जब अगर हम इतनी डिफिकल्ट कंडीशन से निकल सकते हैं, तो जो आने वाले बच्चे हैं, जनरेशन्स हैं, उनको भी अगर ये चीज़ से जुड़ जाए तो वो अपनी किसी भी डिफिकल्टीज से निकल सकते हैं। मेरे बच्चे कभी कभी जैसे दुख होता है उनको, दीदी ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, मैं उनको अपनी ही स्टोरी से कि बेटा कुछ नहीं है, तुम्हें तो ये सब कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, तुम्हें तो अपना घर चलाना ही नहीं पड़ रहा है, तुम्हें तो ये देखना ही नहीं पड़ रहा है कि कैसे कर। तो जिंदगी बहुत टफ है, और जिंदगी सबकी बहुत टफ है। हर किसी की लाइफ में बहुत टफेस्ट चीजें आती हैं, कुछ मेरे में ज्यादा आ गई, कुछ तुम्हारे में कम है। लेकिन हमें निकलना कैसे है कि कुछ टाइम हमारा अपने लिए, अपनी साधना के लिए, अपने मेडिटेशन, इसको मेडिटेशन मानो, इसको तुम कमाई का जरिया ना बनाओ, इसको, ठीक है ये तो अपने आप तुम्हें आएगा ही, अपने आप ही। वो तो कहते हैं ना, वो पीछे से वो कहते हैं ना, बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप आएगा। लेकिन इसको तुम अपने आगे बढ़ने, अपने मेडिटेशन, अपने उसका जरिया बनाओ, तो धीरे धीरे, और आज उसी तरीके से सब बच्चे काम कर रहे हैं। नहीं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है मैम आपसे बात करके। और मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों कि हम जब भी किसी से मिलते हैं, किसी भी नए इंसान से अपनी ज़िंदगी में, तो एक उसके साथ एक एनर्जी कैरी करते हैं। और मैं मैम के साथ बैठी हूँ, मैं वो ऑरा और एनर्जी महसूस कर रही हूँ। मुझे पता है कि जब आप कठिनाइयों को देख के आगे बढ़ते हो, आपने वो पहाड़ पार किए हैं, और एक मुस्कुराहट के साथ, जितनी खूबसूरत मुस्कुराहट मैम की है, उसके साथ आप आगे बढ़ते हो। तो कहते हैं ना कि सोना जितना जलता है उतना निखरता है। तो मैम के चेहरे पे वो सोने की चमक, और मैम के पूरे ऑरा में वो नृत्य की चमक हमें दिखती है दोस्तों।
इसी से मैं अपने अगले सवाल पे जाऊंगी मैम। एक बहुत सेंसिटिव इशू है कि कथक या कोई भी डांस फॉर्म, क्यों ऐसा कहा जाता है कि ये तो लड़कियों की चीज़ है, लड़कियां डांस करती हैं, तुम लड़के हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है डांस करने की, ये कोई तरीका है तुम ऐसे डांस कर रहे हो। स्पेसिफिकली कथक में आपने गुरुजी की फोटो भी लगाई है, पंडित बिरजू महाराज जो एक आइकॉन है, हमारे भारत की एक धरोहर है, उनके होते हुए भी आज के ज़माने में लड़कों को ये स्ट्रगल करना पड़ता है कि वो कथक में अपने इंटरेस्ट से जा रहे हैं, क्यों उन्हें एक अलग नज़र से देखना शुरू करते हैं? नहीं तो नहीं, आप उसमें ऐसा बताइए देखिए, मैम। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हाँ, ये ज़रूर है कि उनको एक अलग संघर्ष ज़रूर करना हाँ। पड़ता है। लेकिन अगर आप देखें, अगर इसका कथक का इतिहास हम उठा के देखेंगे तो ये निकला तो कथक जो है वो निकला ही महाराज और घरानों से ही है। जी। और उसमें सब पुरुष ही रहे, उस वक्त स्त्रियां नहीं करती नहीं थी। करती उस थी, वक्त स्त्रियों को बिल्कुल। आगे नहीं आने दिया जाता था, क्योंकि उस वक्त स्त्रियों को कि भाई नहीं, पर्दे स्त्रियां में घर रखो, पर्दे में रखना है। हाँ। और ये सारी चीजें जिन जिन स्त्रियों ने संघर्ष किया है, वो सितारा देवी और उस टाइम पे, उस जमाने में हम लोगों ने किया है। लेकिन पुरुष को सिर्फ इसलिए ऐसा समझा जाता है कि ये स्त्री हाँ। प्रतीकात्मक डांस है, हाँ, नृत्य है, हाँ। कहीं उनके अंदर कोई ऐसी भाव भंगिमा ना आ जाए या कुछ ऐसा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भ्रम है, बिल्कुल। टोटली भ्रम है। हाँ, ये जरूर है कि अगर ईश्वर ने किसी भी व्यक्ति को ऐसे पैदा किया है, जी। उसके हार्मोन्स ऐसे हैं, हाँ। उसका हार्मोनल पूरा उस तरीके से बना हुआ है। जैसे आपने देखा होगा, मेकअप के क्षेत्र में भी ऐसे लोग हैं, हाँ। नृत्य के क्षेत्र में भी ऐसे बिल्कुल। लोग हैं। उनके पास क्षेत्र का चुनाव करने के लिए और कोई दिशा नहीं है। बिल्कुल वो मैम। पुलिस बन के नहीं खड़े हो सकते, इसलिए वो नृत्य कला को में चुनते हैं। बिल्कुल। लेकिन नृत्य की वजह से उनके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल। प्रॉब्लम है इसलिए वो नृत्य में है। बिल्कुल। बाकी जो एक्चुअल आपको नर्तक मिलेंगे या जो आपको कथक मेल डांसर मिलेंगे, वो मेरे गुरुजी तो इस तरीके का डांस करते कि हमारे अंदर पुरुष तत्व पैदा हो गया था नृत्य में। हाँ। तो ऐसा नहीं है, वो आपके डांस फॉर्म का, आपके उस पे आप खुद ही सोचिए, पंडित बिरजू महाराज जी है, जी। उनके अंदर आपको कहीं पे नहीं दिखेगा कि स्त्री तत्व है। हाँ। या जितने भी बड़े बड़े केलूचरण महापात्र, हाँ। हाँ, लेकिन जब वो अभिनय करेंगे, तब वो जब वो मंच दर्शाएंगे। पे होंगे, तो उनसे सुंदर लड़की कोई नहीं होगी, दिखेंगे। क्योंकि वो अभिनय कर रहे हैं। हाँ। मैं खुद मंच पे हनुमान जी का रोल करती हूँ, हाँ। तो मैं एट अ टाइम हनुमान हूँ, मैं उतने टाइम लड़की नहीं हूँ। हाँ। मैं जो रोल कर रही हूँ मैं वो हूँ। हाँ। तो इससे मेरे लड़की या लड़के होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। ठीक है, मैं बिल्कुल। प्रभु श्री राम का अगर मैं कोई चरित्र निर्वाह करूंगी, तो उसमें पुरुष लाना पड़ेगा अपने अंदर। बिल्कुल। कोई स्त्री दिखाऊंगी तो स्त्री लानी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष, इसलिए मैं उसको कर सकती हूँ। बिल्कुल। ठीक है? बिल्कुल मैम ने इतनी दोस्तों इतनी इम्पॉर्टेंट बात बताई है यहाँ पे। और मैं अपने सारे दोस्तों से, जो लड़के हैं लड़कियां हैं, जो कथक की दिशा में अपना भविष्य देख रहे हैं, कथक की साधना करना चाहते हैं, मैं उनसे यही शेयर करूंगी कि आप सोसाइटी के डिस्ट्रैक्शंस की ओर मत जाइए। मैम ने इतने अच्छे से समझाया है कि आप अभिनय कर रहे हैं, आप जब स्टेज पे हैं तो आप सिर्फ एक अभिनय निभा रहे हैं। इससे आपके दोस्त आपके बारे में क्या कहते हैं या आपके बारे में सोसाइटी क्या सोचती है, इसका शायद कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये आपकी चॉइस है। आप कथक के साधक हैं, ये आपकी चॉइस है, और कथक ने आपको चुना है। यह आपका, आप कह सकते हो कि गुड लक है कि आप उस दिशा में आगे बढ़ने की सोच रहे हो। इससे मैं आपको एक और तरफ ले चलती हूँ मैम। कथक और लखनऊ दोनों एक आपस में कह सकते हैं एक दूसरे के पूरक हैं। हम लखनऊ के बारे में जब जानते हैं, मैं भी लखनऊ को बिलोंग करती हूँ, लेकिन अब मैं दिल्ली रहती हूँ, तो वहाँ पे है कि अच्छा आप लखनऊ से हैं, अच्छा वहाँ पे जहाँ पे कबाब मिलते हैं, तो मुझे बड़ा अंदर से एक कष्ट होता है कि लखनऊ बहुत कुछ है। लखनऊ एक खजाना है तहजीब का, नृत्य का, आप चिकनकारी का, आपकी यहाँ की हर मिट्टी, हर कण में इतनी खूबसूरती भरी है, हर इंसान में इतनी खूबसूरती भरी है। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए मैम कि लखनऊ से आप कैसा जुड़ाव महसूस करती हैं? देखिए, मेरा तो, मुझे बहुत अच्छा है, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं लखनऊ में पैदा हुई। जी। लखनऊ की जो तहजीब का असर रहा वो मेरी बातों में रहा। उसके बाद मुझे जो नृत्य की शिक्षा मिली वो भी लखनऊ घराने की मिली। जी, जी। और लखनऊ घराने का अपने आप में, देखिए, घराने का कथक से सिर्फ इतना ही मतलब है, लखनऊ हो, जयपुर हो या बनारस हो, ये तीनों हैं एक ही। अच्छा। कथक है जी। कथक तो एक ही है जी। असर क्या है कि जब हम लखनऊ में हैं तो लखनऊ की नज़ाकत, हाँ। नफासत, हाँ। खूबसूरती,
यहाँ का जो कहने का, जैसे यहाँ पे गजल भी कही जाती है बड़े अंदाज से, लखनऊ महज गुम्बदो मीनार नहीं, सिर्फ एक कूचा ओ बाजार नहीं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। तो ये हमारे योगेश दादा की एक रचना है। तो यहाँ लखनऊ घराने की जो खूबसूरती है, कथक की जो स्पेसिफिक खूबसूरती है, वो क्या है कि यहाँ की जो नज़ाकत है, नफासत है, उसका असर कथक पे पड़ा है। क्योंकि तब क्या, पहले तो मंदिरों में होता था नृत्य, मंदिरों से ही कथक की भी शुरुआत हुई। किसी भी नृत्य की शुरुआत मंदिरों में देवदासियों के तहत ही हुई है। उसके बाद मुगलों का एक टाइम आया, तो मुगलों के समय में क्या हुआ कि नवाब और वाजिद अली शाह साहब तो खुद ही बहुत कथक के पारखी व्यक्ति थे। तो वहाँ से क्या हुआ कि ये आपका जो वो हुआ करते थे, महल हुआ करते थे, दरबार हुआ करते थे, वहाँ पे भी कथक होने लगा। तो क्या हुआ कि कथक पे लखनऊ का असर आया, इसलिए वो लखनऊ घराना बन गया। जयपुर का असर आया तो जयपुर घराना बन गया। बनारस में शिव तांडव और बोलो का असर आया तो बनारस घराना बन गया। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। कथक तो एक है, ताते थे टुकड़े परन तिहाई, उसमें जो रचनाएं हैं, रचनाओं पे असर सिर्फ इतना पड़ता है कि जैसे हम जैसे मान लीजिए कोई बोल है लखनऊ घराने का, दन झिझिक झिझिक, अब ये सुंदर है। अभी अगर हम इसको जयपुर में यही करेंगे, दन झिझिक, तो बोल वही है, उसकी निकासी, उसके भाव पे असर पड़ गया। तो यही लखनऊ घराना है। और हम लोग खुशकिस्मत है कि हम लोग खूबसूरती को भी अडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी जो चंचलता है उसको भी अडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी निकासी को भी अडॉप्ट कर रहे हैं। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे गुरुजी ने जयपुर और लखनऊ दोनों घराने की तालीम ली थी, इसलिए हम लोगों में वो दोनों घरानों का एक खूबसूरती दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि मैम ने हमें बताया कि लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, कथक वही है, कथक को बयां करने का अंदाज अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि लखनऊ में नफासत है, नज़ाकत है। इसी से मैं आपको एक और आगे एक अपना कारवां लेके चलते हैं मैम, कि आपने जैसे अपने पास्ट के बारे में बताया कि आपका पास्ट इतना टफ था। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इसी पास्ट से या इससे मिलते जुलते पास्ट से गुजर रहे हैं। वो हमेशा अपने आप को एक ऐसे स्पॉट पे पाते हैं कि अब तो ये आ गया है, अब इससे बड़ी समस्या मेरे जीवन काल में नहीं आएगी, अब या तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँ और या मैं सबका साथ छोड़ के कहीं एकाकी वास कर लूँ। मेंटल हेल्थ का जो सबसे बड़ा एक कह सकते हो आप कि एक ब्लॉक है सबके दिमाग में, अरे तुम डिप्रेशन है, अरे तुम तो पागल हो। ये जो पागल हो वाला वर्ड है, ये हम कैसे अपने लोगों के दिमाग से हटाएं? अगर हम किसी भी तरीके से, हम थेरेपी के तरीके से, जैसे मैंने म्यूज़िक के तरीके से या डांस के साधन से, इस ब्लॉक को कैसे अपने दिमाग से हटाएं? हम अकेले नहीं हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई साथी हो तो दुनिया बहुत बड़ी है, चाहे हमारे माँ बाप हमारे साथ अब ना भी हों, दोस्त हैं, परिवार वाले हैं। हम कथक में आके क्या उस एकाकीवास से बाहर आ पाते हैं और अपने आप को बयां कर पाते हैं? आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसमें आपको 2 पॉइंट बताऊंगी। पहला पॉइंट कि कथक क्यों या कुछ भी क्यों, आप आज की डेट में हमें मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है क्यों? क्योंकि हम शारीरिक मेहनत से बहुत दूर हैं। जी मैम। शारीरिक मेहनत आप कैसे कैसे कर सकते हैं? शारीरिक मेहनत में आप खेल सकते हैं, शारीरिक मेहनत में आप डांस कर सकते हैं, शारीरिक मेहनत में आप जिम जा सकते हैं। लेकिन जब आप जिम जाते हैं या खेलते हैं तो वहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ सुधर नहीं रही होती है। लेकिन जब आप डांस करते हैं, वो भी ये सब फिल्मी इल्मी इन सब डांसों की बात नहीं कर रही हूँ, जो पार्टी का शोर शराबा है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो एक रियल संगीत है। जब आप उस मेडिटेशनल संगीत के साथ अपने शारीरिक वर्कआउट करते हैं तो आप शारीरिक वर्कआउट भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मेंटली आप रिलीज भी हो रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो आपको मिलती हैं वो किस में मिलती हैं? वो शास्त्रीय संगीत में मिलती है या कला में मिलती है, जब आप जुड़ जाते हैं इन सारी चीज़ों से। अच्छा, अब बात करें एकाकी, तो ये तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये एकाकी ही नृत्य है। आपको रियाज भी अकेले ही करना है, लेकिन आपको दोस्ती करनी है घुंघरुओं से, दोस्ती करनी है संगीत से, दोस्ती करनी है। हम लोग 2-2, 4-4 घंटे अकेले यहाँ खड़े होकर घुंघरू बांध के रियाज करते हैं, फिर जितना हमारा टेंशन और डिप्रेशन होता है सबकी ऐसी क्या मजा आया, 2 तिहाइयां नहीं निकली, 2 चीजें नहीं निकली, अब
तो वो जो आनंद है वो किसे प्राप्त है? बिल्कुल, वो तो आपको ही ये तो मिलना है। एकाकी ही है। हम भीड़ ढूंढ क्यों रहे हैं? बिल्कुल, हम भीड़ ढूंढ क्यों रहे हैं? हम भीड़ इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमें ये समझ में आ गया कि नहीं यार, दो चार दोस्त नहीं रहेंगे तो हमारा समय नहीं कटेगा। हाँ, अरे समय क्यों नहीं कटेगा? समय पहले भी तो कटता ही था ना, जब आपके पास टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, ये सारी चीज। आज तो इतनी चीजें होने के बाद हम अकेले हो गए, तो बिल्कुल। दैट मीन्स हम अपने आप से दूर हुए हैं। अपने आप को कहीं तो खोजना पड़ेगा बिल्कुल। हमें। तो कहीं खोजने के लिए आप संगीत को चुन सकते हैं, हाँ, नृत्य को चुन सकते हैं, नहीं तो किताबों को अपना दोस्त बनाइए। जैसे पहले किताबें आपकी दोस्त हुआ करती थी। बिल्कुल। किताबों में कैसे हम डूब जाते थे, क्या यार क्या लेख लिखा है, हाँ, या क्रिएशन। क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिएशन कौन करता है? क्रिएशन भगवान करता है। हाँ, अगर आपको क्रिएटिविटी का गुण ईश्वर ने दिया है तो उसको ढूंढिए। हो सकता है आप कुछ आर्ट अच्छी बना ले जाए, हाँ, हो सकता है आप कुछ म्यूजिक अच्छा बना ले जाए, हो सकता है आप कुछ नृत्य अच्छा कर जाए। तो आपके पास समय ही कहाँ है? तब आप अकेले होंगे ही नहीं। बिल्कुल। अगर आप इन चीज़ों को अपना साथी बना लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी इस डिप्रेशन वाली जो बाधा है, क्योंकि उससे ऐसा नहीं है कि ये हम लोग के सामने नहीं आता। कई बार हम लोग भी टूट जाते होंगे, कई बार ऐसी प्रॉब्लम है यार ये बहुत डिफिकल्ट है, फिर क्या करते हैं? 2 घंटे घुंघरू बांधो यार, रियाज के, अरे आनंद आ गया, आप छोड़ो, अब कोई टेंशन नहीं है। हाँ, तो ये हमें खुद को कैसे निकालना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी एकाकीपन कहा जाए, बाकी डिप्रेशन कहा जाए, ये हर किसी की एक मेंटल स्टेटस में हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। किसी को 90%, किसी को 80%, बिल्कुल। किसी को 20% और 10% तो सभी पागल हैं। बिल्कुल। कितनी सही बात कही है आपने मैम। और अब मुझे मैम से बात करके लगता है कि पागल होना, पागल कहलाए जाना या पागल खुद को समझना कुछ गलत नहीं है। कुछ गलत आप नहीं है। कला के क्षेत्र में हो या आप अरे किसी पागल क्षेत्र होना में ही हो। इसमें हो जाते हैं, चलिए। बिल्कुल। और आप कला के क्षेत्र में हो या आप किसी भी क्षेत्र में हो, जब आप उस पागलपन की एक लिमिट तक पहुंचते हैं तब आप अपने आप से मिलते हैं, क्योंकि आपने इतना कुछ दिया है उस कला को, आपने इतना कुछ अपने आप में से निकाला है उस कला को पाने के लिए कि आप उस कैटेगरी तक पहुंच गए हैं। मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी मैम। हमने मेंटल हेल्थ के ऊपर एक इवेंट किया, हमने बहुत सारे पैनल डिस्कशंस में पैनलिस्ट को बुलाया, बहुत पॉपुलर डिग्निटरीज हैं दिल्ली के, उन सब ने कहा कि आप बात करो। किसी ने ये नहीं कहा कि आप खुद से बात करो, आप अपने अंदर झांको, आप अपने सबसे अच्छे दोस्त हो। सेल्फ लव, सेल्फ केयर कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। मैम ने कहा कि आप अपने घुंघरुओं से दोस्ती करो, आप अपने वादन से दोस्ती करो, आप अपने गिटार, तबले, हारमोनियम से दोस्ती करो। जब आप इनका साथ दोगे तब आपको महसूस होगा कि आप अकेले नहीं हो। आपके पास आपके पेरेंट्स नहीं हैं, दोस्त नहीं हैं, घर में कोई नहीं है, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड नहीं है, बच्चे नहीं है, बट आप खुद तो हो अपनी बात सुनने के लिए। ऐसा क्यों होता है कि आप अंदर ही अंदर सोच रहे हो और विचारों के तनाव में आप अपने आप को डुबोते जा रहे हो? बाहर निकलो। आप जैसे मैम सिखाती हैं, मैम का इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, मैम के इतने स्टूडेंट्स आते हैं और हर स्टूडेंट की जर्नी मैम ने खुद देखी है कि वो कैसे उस जर्नी को क्रॉस करके एक नए मुकाम तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे भी यही सजेशन है कि आप अगर हमारे पॉडकास्ट से किसी एक इंसान का भी 1% का विचार में बदलाव आता है तो इससे बड़ी हमारे लिए कोई सक्सेस नहीं हो सकती है। तो मैं अब मैम का बहुत समय ले चुकी हूँ, तो मैं मैम से संवाद के लिए उनका भाव जानना चाहूँगी कि हमारा प्लेटफॉर्म आपको कैसा लगा और हम इस प्लेटफॉर्म में और ऐसा और क्या करें जिससे समाज में वाकई एक बेहतर समाज की तरफ बढ़े, जिसकी एक बेहतर समझ हो। आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आपकी पूरी टीम से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। और रियलिटी यही है कि जब आप ऐसे लोगों के एक्सपीरियंसेस को लेंगे जिन्होंने सचमुच में चुनौतियों का सामना किया है, और जो आपका ये एक जो विषय आप लेके चल रही हैं, जी। ये विषय भी अपने आप में बहुत ज़रूरी है। इस वक्त की जनरेशन को ये बातें समझनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम सब एक ही घर में रह के अकेले हो गए हैं। बिल्कुल। उस अकेलेपन से हमें निकलना है। उसके लिए हमें साथी इसी तरह से चुनने हैं कि अपने अपने क्षेत्र को चुन लें हम। जी। और हमारे गुरुओं का कहना था, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो बिल्कुल। हम एक चीज तो साध सकते हैं ना। हमको ये पसंद है, हमको आर्ट पसंद है, हम उसी को उसमें साध साध लें। लें। हमको कला पसंद है, हम उसी को साध लें। हमको बैट बॉल खेलना अच्छा लगता है, वही खेलें। लेकिन ये जो फोनों में जो गेम लेके हाँ। हम फंस गए हैं, उससे थोड़ा निकलना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छा आपने एक
चीज़ों को शुरू किया है कि इस तरीके से लोगों को जोड़ के, और मुझे लगता है कि कुछ 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही कारवां बनेगा और लोगों तक जब ये बातें पहुँचेंगी, आपकी बातें पहुँचेंगी, तो मुझे लगता है उससे असर पड़ेगा समाज पर, सोसाइटी पर। तो मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं आपको और आपकी पूरी टीम को। थैंक यू सो मच मैम। दोस्तों, आपने देखा कि जितना अच्छा कलाकार होता है वो उतने ही अच्छे शब्दों में आपकी तारीफ भी कर सकता है। मुझे इतना अच्छा लगा मैम से मिल के, मैम के साथ यहाँ बैठ के मैंने ये जाना कि कला से जितनी खुशी आप एक नृतक के देखने वालों को मिलती है कि अच्छा वाह क्या डांस किया इन्होंने स्टेज पे, उससे कई कई गुना ज़्यादा खुशी उस डांसर को मिलती है। क्यों? क्योंकि आप अपने भाव को दिखा रहे हो, आप अपने अंदर जो आपके विचार हैं उनको आप दर्शा रहे हो स्टेज पे। आपके सामने वो लोग बैठे हैं जो उस भाव को समझ रहे हैं। तो हम कहते हैं ना, संवाद में बातें करना ज़रूरी है, सुनना ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है, बातें बोलना ज़रूरी है, बातें दर्शाना ज़रूरी है। डांस, कथक या किसी भी फॉर्म का डांस एक ऐसा साधन है जिससे आप अपने बारे में बता सकते हो, आपके अंदर विचारों को बाहर निकाल सकते हो और एक एनर्जी का आपको एहसास होगा जिससे आप वाकई, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि अगर पूरी तरीके से नहीं तो शायद कुछ परसेंट ज़रूर, कुछ पलों के लिए ज़रूर आप अपनी समस्याओं को भूल सकते हो। तो आज का संवाद हम यहीं पे समाप्त करेंगे और मिलते हैं आपसे एक नए संवाद में, एक नए साथी के साथ, क्योंकि कारवां हमें बनाना है और हमें बहुत आगे जाना है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम।